गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कल हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर, उसके बाद क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की बात करेंगे। सेल डिवीज़न के बाद जो बात करेंगे हम दैट इज़ टिश्यू। तो छोटी छोटी बातें जो समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न। अगर हम बात करें सेल डिवीज़न की तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेल डिवीज़न? सेल डिवीज़न क्या है? तो गाइज एक छोटी सी बात समझिएगा। कोई भी घर जब टूटता है जब फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है ना, जब फैमिली के मुखिया का कंट्रोल बाकी मेंबर्स पर नहीं रहता है। लाइकवाइज दैट एक सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका कंट्रोलिंग सेंटर है, और जब इस न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पर से खत्म हो जाता है तब सेल डिवीजन में जाती है, तब सेल डिवीजन में जाती है। तो जब आपकी पेरेंटल सेल है, एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में टूटती है, ठीक है, एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में टूटती है तो उसको अपन बोलते हैं सेल डिवीजन। तो ये आपकी पेरेंटल सेल है, और पेरेंटल सेल अगर आपकी डॉटर सेल में टूटे तो दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। एक पेरेंटल सेल जो है दो डॉटर सेल में मात्र कोशिका जो है वो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो, एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं अपन सेल डिवीजन। इज दैट क्लियर? तो एक बात ये ध्यान रखनी है, सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेल साइकिल इन विच द सेल ग्रोज एंड रेप्लिकेट इट्स क्रोमोसोम बिफोर डिवाइडिंग। सेल डिवीजन करने से पहले एक बड़े प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भी बनता है जो आपको ध्यान रखना है, सेल साइकिल के स्टेप्स। तो अब यहां समझिएगा सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। तो सेल डिवीजन जनरली बच्चों एक है माइटोसिस, जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, खूब पढ़ा होगा आपने। मियोसिस, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सेकेंड वन इज योर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एक है आपका समसूत्री विभाजन, दूसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन। तीसरी बात करें बाइनरी फ्यूजन, जिसमें आपका डीएनए जो है वो टूट के और आगे चलकर दो सेल में कन्वर्ट होता है। तो एक तो है आपका समसूत्री विभाजन, दूसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और तीसरी जो बात है वो है आपका बाइनरी फिशन। अगर हम बात करें, देखिए यहां पर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ये आपका समसूत्री विभाजन है जिसके अंदर एक कोशिका जो है वो टूटकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। मियोसिस, जिसमें एक कोशिका टूटकर चार कोशिकाएं बनाती है, दो ये और फिर दो ये गैमेट्स। तो कुल मिला के चार कोशिकाएं एक से चार बनती हैं तो मियोसिस, और एक से दो बनती है तो माइटोसिस। एक से अगर आपकी दो बनती है, ये एक और दो, एक और दो, दैट इज माइटोसिस। बात करेंगे अभी डिटेल में। अगली बात सुनिएगा, बाइनरी फिजन, दैट मीन्स यहां पर जो डीएनए था वही डीएनए डुप्लीकेट हुआ, डबल हुआ, डबल होने के बाद फिर वो टूटा, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हुए, बाद में दोनों सेल अलग हो गए, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए बाइनरी फिशन। तो कुल मिला मेनली आपको दो याद रखने हैं, एक समसूत्री विभाजन, दूसरा आपका अर्धसूत्री विभाजन। चलिए अगली बात करते हैं। समझिएगा, मैंने अभी बताया कोई भी सेल जो है वो आपकी डिवाइड होगी, उससे पहले उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेल साइकिल, अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन
कोशिका विभाजन की जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है प्रक्रिया, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, that means a process of a cell division, that is your cell cycle, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस, इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस है? ये कितनी बार पूछा गया है बच्चों? ऑप्शन ए G1 G2 S M, ऑप्शन बी G1 S G2 M, ऑप्शन सी G1 M G2 S, ऑप्शन डी S G1 G2 M। सो वी शुड हैव क्लियर, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सेल साइकिल जो करेक्ट सीक्वेंस है बच्चों, सही जवाब है G1 S G2 M। कोई भी सेल डिवाइड होती है उससे पहले उसे एक प्रक्रिया के थ्रू गुजरना होता है। सेल तैयार होती है सेल डिवीजन के लिए, उस तैयारी की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो तैयारी की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब यहां समझिएगा, सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल सिंपल सा सेल साइकिल जो है, मैंने अभी कहा कोई भी सेल अगर आपकी जी नोड फेज में चली जाती है तो वो कभी डिवाइड नहीं होती है। जी नॉट फेज, जी जीरो फेज में चली जाती है, नेवर डिवाइडिंग सेल, नेवर डिवाइडिंग सेल। जैसे आपका कौन सी नेवर डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइड नहीं होती है जी नॉट फेज में जाने के बाद, तो दैट इज योर न्यूरॉन। न्यूरॉन जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये आप बच्चों याद रखेंगे, ये किस अवस्था में चली जाती है? जी जीरो अवस्था में, जी नॉट कह दो या जी जीरो अवस्था कह दो, और इस अवस्था में कभी सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सेल साइकिल मैंने कहा G1 S G2 M, G1 S G2 M, G1 S G2 M। दिस इज योर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यह सेल डिवीजन की प्रोसेस है, G1 से स्टार्ट होके S G2 और फिर आपकी ये M फेज है जहां पर आपका सेल डिवीजन होता है। समझिएगा बच्चों, यह है आपका सेल साइकिल। जब सेल जी नोड फेज में चली गई तो इस फेज में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन, यहां पर नो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन यहां पर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? दूसरा G1 S G2 और M फेज, G1 S G2 और M फेज। G1 फेज जो कि यहां पर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर हमने बात करी थी, आपको मैंने पहले सेल समझाया था, सेल में मैंने बात करी थी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनेल। जब घर में विभाजन होता है तो आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें हैं उनकी डबलिंग की जाती है। जैसे अगर घर में दो भाई हैं और दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो फ्रिज एक है तो दो फ्रिज करेंगे ताकि दोनों को एक एक मिल जाए, राइट? टीवी एक है तो दो करेंगे ताकि दोनों को एक एक मिल जाए। तो ये जो जीवन फेज है उस फेज के अंदर क्या होगा? इस फेज के अंदर आपका जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डबलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या डबलिंग? रेप्लिकेशन ऑफ, रेप्लिकेशन कह दो या डबलिंग कह दो, रेप्लिकेशन या डबलिंग या पुनरावृत्ति,
दोबारा, तो यहां पर समझिएगा रेप्लिकेशन डबल कौन, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों, वो सारे डबल हो जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। तो सेल ऑर्गेनेल का डबलिंग यहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट रेप्लिकेशन है, स्टार्ट डबलिंग, यहां पर जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डबलिंग यहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डबलिंग यहां पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद समझिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट फेज, सबसे प्रमुख अवस्था, जहां पर सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, और बच्चों सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है? सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है आपका डीएनए, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल। कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को। तो इस एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग कहां पर होती है? एस फेज के अंदर। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, विच फेज ऑफ सेल साइकिल हैज कपलिंग या डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स डीएनए, आरएनए, और जो डीएनए है उस डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पे होता है? तो उस डीएनए का रेप्लिकेशन आपका एस फेज के अंदर होता है। एंड दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए होंगे आप। अगली बात सुनिएगा, एस फेज के बाद आते हैं नेक्स्ट G2 फेज। G2 फेज की बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर आपके ऑल एंजाइम्स विच इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, जितने भी एंजाइम है नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, उनका प्रोडक्शन यहीं पे होता है, और वहां से जो बच गया है ऑर्गेनेल की डबलिंग वो यहां पे कंप्लीट होती है। तो G1 S G2 और लास्ट फेज है दैट इज M फेज। जो अंतिम फेज है वो है आपकी M फेज, और इसी M फेज के अंदर होता है आपका सेल डिवीजन। इसी M फेज के अंदर होता है आपका सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद आपका होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है जो दोनों सेल है उसके साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है। साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये था आपका सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को हमने छोटे रूप में समझा। 4 आपको सीक्वेंस याद रखनी है, G1 S G2 M। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज दैट इज योर एस फेज। ये दो में से एक क्वेश्चन पक्का आना है, 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में से एक पक्का आएगा। एक तो पूछेगा जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग कहां पर होती है, रेप्लिकेशन कहां पर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो डबल होता है वो यहां पे होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात सुनिएगा। अब बात करेंगे हम माइटोसिस। बात करेंगे माइटोसिस, जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब समान विभाजन, समान विभाजन। यह किस में कंप्लीट होता है? कंप्लीट इन सोमैटिक सेल, कंप्लीट इन सोमैटिक सेल। यह कायिक कोशिकाओं में कंप्लीट होता है। सोमैटिक सेल यह आपका कायिक कोशिकाओं में कंप्लीट होता है। कायिक कोशिका का मतलब क्या होता है? कायिक कोशिका, ये आपका कायिक कोशिका में कंप्लीट होता है। कहां कंप्लीट होता है? कायिक कोशिका में। तो बॉडी में जो जर्म सेल हैं, जर्म सेल या तो स्पर्म है
या ओवम है। इसके अलावा बॉडी की जितनी कोशिकाएं हैं उन सब के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? तो उसके अंदर आपका समसूत्री विभाजन होता है या माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस समझिएगा, ये आपकी एक पेरेंटल सेल है, एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनती है, दिस इज योर टू डॉटर सेल, दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, दैट इज योर पेरेंटल सेल, जिसे हम पेरेंटल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? तो पेरेंटल सेल को हम बोलते हैं मातृ कोशिका। और मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो यह है आपकी डॉटर सेल, जिसे हम कहते हैं पुत्री कोशिका। एक पुत्री कोशिका से, सॉरी, एक मातृ कोशिका से दो डॉटर सेल बनी, दिस इज योर डॉटर सेल, डॉटर सेल। एक पुत्री कोशिका से दो डॉटर सेल बनती है एंड नंबर ऑफ, अब यहां समझिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्विवेलेंट टू पेरेंटल सेल। समसूत्री विभाजन में दो आइडेंटिकल सेल बनती है सेम एज अ पेरेंटल सेल। इसमें पेरेंटल सेल के बराबर ही गुणसूत्र होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां समझिएगा, पेरेंटल सेल, मातृ कोशिका, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनती है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल फ्रॉम वन पेरेंटल सेल, फ्रॉम वन पेरेंटल सेल, एक पेरेंटल सेल से, फ्रॉम वन पेरेंटल सेल, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल is equivalent to parental cell। इसमें जितने क्रोमोसोम है वो मातृ कोशिका के बराबर होते हैं, मातृ कोशिका के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किसके बराबर हुए? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के बराबर हुए। तो इसको अपन कहते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में आप याद रखेंगे, माइटोसिस जो कि सोमेटिक सेल, जर्म सेल को छोड़ के बाकी जितनी सेल है उनके अंदर आपका क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और दोनों डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम जो है वो पेरेंटल सेल के इक्विवेलेंट होता है। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका माइटोसिस है, दिस इज योर माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में देखिएगा जितने भी आपके कंडेंस क्रोमोसोम थे, आपने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो गुच्छे के रूप में होते हैं, कंडेंस होते हैं, और वो कंडेंस जो गुच्छा है वो गुच्छा खुल जाता है। और यहां पर आपके क्रोमोसोम जो है प्रोफेज में वो आपके अनकॉइल्ड हो जाते हैं, अनकंडेंस हो जाते हैं, गुच्छा खुल जाता है। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं और एक प्लेट पर जम जाते हैं, मेटाफेजियल प्लेट पर एक सीध में बढ़ जाते हैं। और सेंट्रोसोम जो है आप देख रहे हो, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम पोल पे चला जाता है, सेंट्रोसोम पोल पे चला जाता है। ये सेंट्रोसोम पोल पे गया है और एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो आपके सेंटर की तरफ चले जाते हैं। ये आपके सेंटर में गए और यहां पर आपका सेंटर में गए, चले गए, ये दोनों सेंटर में चले गए क्रोमोसोम, ये दोनों सेंटर में चले गए। अब ये जो है सेल जो है वो अलग हो जाती है। देखो यहां से सेंट्रोसोम के जाने के बाद ये इधर अलग अलग बने और ये जो डॉटर सेल है दोनों सेपरेट हो गई। इसमें और इसमें क्रोमोसोम सेम है, इसमें भी 2n क्रोमोसोम, तो इन दोनों में भी 2n एंड 2n, 2n एंड 2n। तो एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है एंड नंबर ऑफ
number of chromosome in a parental cell is equivalent to the daughter cell। चलिए ये बात करी हमने माइटोसिस की। अब बात करते हैं हम मियोसिस की। मियोसिस जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसे? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को समझिएगा। अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट्स इन कहां पर? तो इट कंप्लीट्स इन जर्म सेल। जर्म सेल, लैंगिक कोशिका किसके अंदर कंप्लीट होता है? अर्धसूत्री विभाजन जो है वो आपकी जर्म सेल के अंदर या आप कह दो लैंगिक कोशिका में कंप्लीट होता है। लैंगिक कोशिका। मेल में बात करें तो स्पर्म, शुक्राणु, मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु। ओवम, अंडाणु। तो ये केवल और केवल मियोसिस जो है वो केवल और केवल किस में होता है? तो मियोसिस कंप्लीट्स इन, तो मियोसिस याद रखेंगे जर्म सेल में स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म का मतलब शुक्राणु है और ओवम का मतलब अंडाणु है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आपका मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम oogenesis, oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये एग्जाम्पल है मियोसिस का। ये एग्जाम्पल है आपका मियोसिस का। तो मियोसिस को आप याद रखेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस दो भागों में बनता है। मियोसिस दो भागों में कंप्लीट होता है। पहला मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और मियोसिस जो है आपको याद रखना है मियोसिस में कि ये जो मियोसिस है वो केवल और केवल आपका जर्म सेल के अंदर होता है, लैंगिक कोशिकाओं में होता है, जैसे आपका शुक्राणु एंड अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु के अंदर कंप्लीट होता है। अगली बात सुनिएगा, अगर हम बात करें इस मियोसिस की, अगर हम बात करें इस मियोसिस की, तो मियोसिस दो फेज में कंप्लीट होगा, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो एक स्पर्म से पहले 2n, इससे n और n, उसके बाद फिर वापस 4, n n n n। तो एक से पहले दो बनी, एक से पहले दो बनी, दैट इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट। इसे कहते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट, इसे कहते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट। और यह है आपका मियोसिस सेकेंड। दिस इज योर मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड इज सेम एज, मियोसिस सेकेंड जो है वो बिल्कुल ही समसूत्री कोशिका के समान है। तो बात अच्छे से याद रखेंगे आप। एक है आपका मियोसिस फर्स्ट, दूसरा आपका मियोसिस सेकेंड। तो ये था आपका मियोसिस, राइट। अब मियोसिस की स्पेशलिटी क्या है? मियोसिस की स्पेशलिटी ये है कि मियोसिस में एक कोशिका से आपने देखा 4 कोशिकाएं बनी, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी, और ये देख रहे हो, एक कोशिका से ये 1 2 3 4, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी, और
चारों कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना है, हाफ ऑफ द पेरेंटल सेल। जो पेरेंटल सेल है उस पेरेंटल सेल के आधे क्रोमोसोम होते हैं। तो पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका से आधे क्रोमोसोम होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल है, ये आपकी डिप्लॉइड सेल है, और ये आपकी हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड, ये आपकी हैप्लॉइड सेल है। तो डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात सुनिएगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात समझाई आपको। मियोसिस के अंदर एक सिंपल सी बात बोली, क्या मियोसिस में एक सिंपल सी बात क्या बोली, तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल, 4 पुत्री कोशिकाओं का, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल फ्रॉम 1 पेरेंटल सेल, 1 एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन daughter cell is half of parental cell, half of parental cell. Is that clear? तो एक बात ध्यान रखना है, देखो समसूत्री में हमने देखा कि 1 से 2 बनी और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर बराबर थे, जबकि ये तो हो गया आपका माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। मियोसिस में आपको याद रखना है 1 से, पहले तो ये 2 फेज में कंप्लीट होता है, 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड 2 में कंप्लीट होता है, और इससे कितनी बनती है, कुल मिला के 4, कुल मिला के 4। तो ये बात आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। 1 से ये आपको दिख रहा है, ये मियोसिस है और ये आपका माइटोसिस है। तो आई होप कि आपको माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेल डिवीजन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, अगली बात समझिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, सेल यहां पे खत्म हो जाता है, अब हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू। अगली बात करेंगे टिश्यू, जिसे हम कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं, टिश्यू जिसे हम कहते हैं उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, बात समझिएगा। सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल ये कोशिकाओं का समूह है जिसकी संरचना और कार्य समान होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना और कार्य समान हो उसे हम उत्तक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो उत्तक ग्रुप ऑफ सेल which have similar structure and similar function। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना व कार्य समान हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तक कहते हैं। उत्तकों की, चलिए अब अगर हम बात करें उत्तकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब
फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, अगली बात करेंगे हम, दैट इज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट समझिएगा, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? हिस्टोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो दैट इज मैरी फ्रैंकोइस बिचेट। मैरी फ्रैंकोइस बिचेट। मैरी फ्रैंकोइस बिचेट इज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। इसे हिस्टोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। उत्तर क्या है? उसके बाद दूसरी बात बताई मैंने, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तीसरी बात बताई, हिस्टोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? मैरी फ्रैंकोइस बिचेट। अब दो शब्द यहां पे मैंने लिखे हैं, वन इज योर ऑटोप्सी, अनदर वन इज योर बायोप्सी। समझिएगा ऑटोप्सी क्या है और बायोप्सी क्या है। बायोप्सी क्या है तो यहां पे समझिएगा, ऑटोप्सी पहले बात करूंगा। ऑटोप्सी का मतलब है कि डेड टिश्यू की स्टडी करके पता लगाना मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ। ऑटोप्सी किसके लिए करते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू टू फाइंड आउट कॉज ऑफ डेथ, टू फाइंड आउट कॉज ऑफ डेथ, टू फाइंड आउट कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का पता लगाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। बायोप्सी, स्टडी ऑफ टिश्यू टू फाइंड आउट डिजीज, स्टडी ऑफ टिश्यू टू फाइंड आउट डिजीज। या आप कह सकते हो स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अगर स्टडी की जाए तो दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, तो उसे हम कहते हैं बायोप्सी। जैसे एक एक्सीजनल बायोप्सी है, एक इंसीजनल बायोप्सी। इंसीजनल बायोप्सी में एक छोटा सा टुकड़ा देख के हम पूरे टिश्यू का पता लगा देते हैं, एक टिश्यू का छोटा सा समूह लेके पूरे टिश्यू का पता लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी में उस पूरे ऑर्गन को निकाल के उस पूरे को ही हम स्टडी के लिए भेज देते हैं। जैसे मैं बात करूं, छोटा सा एग्जांपल, हम चावल बनाते हैं तो चावल का एक छोटा सा दाना लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि हाँ पूरे चावल पक चुके हैं। एक दाने से हमने पूरे चावल का पता लगा लिया। और उसी तरह राजस्थानी हम लोग दाल बाटी खाते हैं, जब बाटी को पकाते हैं तो हम बाटी को चारों तरफ से देखते हैं कि कंप्लीट पकी या नहीं, और हर बाटी को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक बाटी देख के हम पता लगा देते हैं कि सारी बाटियां पक गई, नहीं ना। सेम लाइक दैट इंसीजनल बायोप्सी, एक लाइक चावल कि एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, उसको स्टडी किया और हम पूरे टिश्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये डिसऑर्डर है। उसी तरह अगर हम बात करें, जैसे यूट्रस है तो यूट्रस को पूरा निकाल देते हैं, या कोई ट्यूमर बढ़ा है तो उस ट्यूमर को पूरा ट्यूमर को निकाल के पूरे के पूरे ट्यूमर को स्टडी को लिए भेज देते हैं। तो दैट इज टू टाइप्स ऑफ बायोप्सी, वन इज इंसीजनल बायोप्सी, अनदर वन इज योर एक्सीजनल बायोप्सी। इंसीजनल में अ पार्ट ऑफ टिश्यू, वाइल एक्सीजनल में होल टिश्यू, पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं। तो बायोप्सी दो प्रकार की होती है, एक है आपकी एक्सीजनल बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी स्टडी होल टिश्यू, स्टडी होल टिश्यू, पूरे टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो दैट इज एक्सीजनल बायोप्सी। दूसरा है आपका इंसीजनल बायोप्सी। इंसीजनल बायोप्सी अ पार्ट ऑफ टिश्यू, नॉट कंप्लीट टिश्यू, नॉट कंप्लीट टिश्यू, अ पार्ट ऑफ टिश्यू, अ पार्ट ऑफ टिश्यू। इज दैट क्लियर? तो ये आप छोटे से एग्जांपल से
याद रख सकते हैं। तो ये था आपका व्हाट इज द ऑटोप्सी, व्हाट इज द बायोप्सी। चलिए आगे बात करते हैं, अगली बात समझिएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो कुल मिला के टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एक है आपके एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है आपका मसल टिश्यू और चौथा आपका नर्वस टिश्यू। तो कुल मिला के 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आज यहां जो बात करने वाले हैं हम, दैट इज अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। आज जो बात करेंगे बच्चों वो हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो डिस्कस करते हैं, चलते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की तो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू जो है लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की लाइनिंग के लिए, लाइनिंग ऑफ द होलो कैविटीज, लाइनिंग ऑफ द होलो ऑर्गन या होलो कैविटीज, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। होलो कैविटीज है जैसे पेरिटोनियल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, तो इन कैविटीज की लाइनिंग के जितनी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स और कहां प्रेजेंट होते हैं? और प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल एंड योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यहां पर आपके एपिथेलियल टिश्यू मोटे मोटे तौर पे बात करी हमने, हम फाइन भाग के अंदर चलेंगे, वो आगे पढ़ने वाले हैं, बट ये एक मोटे तौर पर मैं कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं, कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू इन जगह पर आपका प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की तो एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग भागों में बांटा गया है। मेन फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये इनका मुख्य फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू का वो एक तो है एब्जॉर्प्शन, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो जितना सीलिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, ये काम आपके कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, ये काम आपके एपिथेलियल टिश्यू के हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस की तो क्लासिफिकेशन एक तो लेयर के आधार पर है, एक शेप के आधार पर है। लेयर के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू 2 भागों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन किसके बेस पे? पहला जो है बेस्ड ऑन लेयर्स, दूसरा जो है बेस्ड ऑन शेप। समझिएगा, यहां पर छोटी सी बात करेंगे हम। लेयर के बेस पे, परत के आधार पर, परतों के आधार पर, परतों के आधार पर अगर टिश्यू के अंदर परतों के आधार पर अगर हम बात करें टिश्यू में केवल एक लेयर है, टिश्यू में केवल सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर टिश्यू है, दिस इज योर सिंगल लेयर टिश्यू। अगर सिंगल लेयर टिश्यू है तो उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। क्लियर? सिंपल एपिथेलियम का मतलब है सिंगल लेयर एपिथेलियम, सिंगल लेयर एपिथेलियम।
अगर एपिथेलियम सिंगल लेयर है तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें बच्चों, तो स्ट्रेटिफाइड में समझिएगा व्हेन मल्टीपल लेयर टिश्यू, अगर एपिथेलियम जो है वो मल्टीपल लेयर है, मतलब 2 या 2 से अधिक लेयर है, 2 और मोर देन 2 लेयर, 2 और मोर देन 2 लेयर, 2 या 2 से अधिक लेयर है बच्चों, तो हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। 2 और मोर देन 2 लेयर, 2 और मोर देन 2 लेयर, 2 और मोर देन 2 लेयर, 2 या 2 से अधिक लेयर है, 2 और मोर देन 2 लेयर है, 2 या 2 से अधिक लेयर है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड का सीधा सा मतलब है 2 से अधिक लेयर, सिंपल का मतलब है 2 या 2 से अधिक लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड, लेकिन अगर सिंगल लेयर है तो दैट इज कॉल्ड सिंपल। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस किसके बेस पे? शेप, जो शेप होता है उसका, उस शेप के आधार पर 3 भाग लिखे हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस जो है उसको अपन पाउमेंटिंग भी बोलते हैं, जो टाइल्स जैसा होता है। स्क्वैमस चौकोर, चौकोर टिश्यू है वो कहलाता है आपका स्क्वैमस। चौकोर, चारों कोने बराबर, स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइडल का मतलब है रेक्टेंगुलर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो दैट इज क्यूब, ये क्यूबॉइडल। और कॉलमनार, कॉलम शेप्ड, ये कॉलमनार ऐसा टिश्यू जो कॉलम शेप्ड हो। तो स्क्वैमस टिश्यू चौकोर, चौकोर, जबकि क्यूबॉइडल आयताकार, आयताकार, जिसको रेक्टेंगुलर भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर। और तीसरा जो है वो है आपका कॉलमनार, कॉलम शेप होता है, कॉलम शेप टिश्यू। तो 3 प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड नेक्स्ट वन इज योर कॉलमनर एपिथेलियम। तो 3 शेप के बेस पे, 2 लेयर के बेस पे। लेयर के बेस पे हमने सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, शेप के बेस पे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। आई होप ये बारी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझिएगा। ये आपको दिख रहा है, देखिएगा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर क्यूब शेप्ड, सिंपल कॉलमनार, सिंगल लेयर कॉलमनार शेप्ड। ट्रांजिशनल की बातें अभी आगे करेंगे हम। ये है स्ट्रेटिफाइड, यहां सिंगल लेयर, यहां देख लो देयर इज मल्टीपल लेयर। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, यहां देख लो मल्टीपल लेयर है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ना सिंगल ना डबल। ट्रांजिशनल बातें, इंटरचेंजेबल टिश्यू है, इंटरचेंजेबल टिश्यू, इंटरचेंजेबल, ये आपस में चेंज होने वाला टिश्यू शेप के अकॉर्डिंग है ना। स्ट्रेचेबल जो पार्ट होता है, ब्लैडर, यूरेटर वगैरह, वहां पर ये स्ट्रेचेबल टिश्यू जो एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑल्सो नॉन एज, इसे पावमेंटिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ऑल्सो नॉन एज पावमेंटिंग टिश्यू, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पावमेंटिंग टिश्यू भी कहते हैं। पावमेंटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉक्स, जो आपके टाइल्स होते हैं, आपकी चौकोर टाइल्स होती हैं,
चौकोर टाइल्स होती हैं वैसी टाइल्स की जैसी दिखाई देती है, टाइल्स की जैसी दिखाई देती है, चौकोर टाइल्स जैसी दिखाई देती है, चौकोर टाइल्स जैसी दिखाई देती है, टाइल्स, इसलिए इसको पावमेंटिंग टिश्यू कहते हैं, चौकोर टाइल्स जैसी दिखाई देती है। चौकोर टाइल जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावमेंटिंग टिश्यू। ये टोटली एवस्कुलर टिश्यू है, एवस्कुलर टिश्यू, एवस्कुलर, इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, एवस्कुलर टिश्यू। इज दैट क्लियर? ये या तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के अंदर होती है तो उसको एंडोथीलियम कहते हैं। दो भाग हैं इसके, एक है आपकी एंडोथीलियम और दूसरी आपकी मीजोथीलियम, एंडोथीलियम एंड मीजोथीलियम। एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, मीजोथीलियम लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। इज दैट क्लियर? एंडोथीलियम मॉडिफाइड टिश्यू है एंडोथीलियम, और एंडोथीलियम आपकी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम। मीजोथीलियम इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। मीजोथीलियम की बात करें, मीजोथीलियम लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। अब यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, सिंपल स्क्वेमस से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सुनिएगा। क्वेश्चन आपका एसएनओ भोपाल के अंदर पूछा गया है, एल्वुलाई के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एल्वुलाई के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट कहां पर प्रेजेंट होता है? तो एक तो है एल्वुलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई ऑफ लंग्स। ये क्वेश्चन आ रखा है बच्चों, ये अपने आप में जब पूछ लिया गया है तो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? दो ही एग्जांपल बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। एक है आपका एल्वुलाई ऑफ लंग्स, दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दूसरा आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है, आपने पढ़ा होगा रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहां पर जो आपका ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, दिस ग्लोमेरुलर कैप्सूल हैज मॉडिफाइड एपिथेलियम, जिसको हम पोडोसाइट भी कहते हैं। तो आपका रीनल कॉप्सल में ग्लोमेरुलर कैप्सूल या जिसको आप कहते हो बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यहां पर आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यहां पर आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो यहां पर आपका प्रेजेंट होता है विच वन? दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया है, तो इसको आप गलत नहीं करेंगे बच्चों। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बात सुनिए, नेक्स्ट समझिएगा। पहली जो बात करी मैंने वो क्या था? दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरे पे आते हैं सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर और क्यूबॉइडल का मतलब रेक्टेंगुलर। इज दैट कहां पर प्रेजेंट होता है? कहां पर प्रेजेंट होता है बताइएगा बच्चों, कौन बताएगा? यस, पूजा सिंह। कहां पर प्रेजेंट होता है बताइएगा? तो ये प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बताया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस के बाद रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, दिस इज योर
रीनल ट्यूब्यूल्स। इस रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स, ये आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। इन रीनल ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स जैसे पीसीटी, डीसीटी है ना, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब के अंदर आपका पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर आपका इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होता है? तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहां पर प्रेजेंट होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो पहला टिश्यू जो बताया मैंने, जो कि आपका पूछा गया है, एल्विलाई के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो एल्विलाई में सिंपल स्क्वेमस। उसी तरह आपसे पूछे रीनल ट्यूब्यूल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो रीनल ट्यूब्यूल में आपका दैट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगली बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अगले पे आते हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्या है? तो समझिएगा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो आपकी गॉबलेट सेल्स हैं, जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, ये गॉबलेट सेल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की बनी होती है। इसके अलावा जो एयरवे के अंदर ट्रेकिया के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये टिश्यू पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन सा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में समझिएगा आपका नेजल कैविटी, ट्रेकिया, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, मेनली ट्रेकिया में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? यह पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेकिया इसका बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ये जो बात करी हमने वो हमने बात करी सिंपल टिश्यू की। अब जो आते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड को समझिएगा। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मोर देन 2 लेयर, 2 या 2 से अधिक। अब यहां बात करेंगे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और यह पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार का होता है, केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड। 2 प्रकार, एक है केरेटिनाइज्ड, दूसरा है नॉन केरेटिनाइज्ड। केरेटिनाइज्ड कहां प्रेजेंट होता है? अगर हम बात करें केरेटिनाइज की, तो ड्राई सरफेस जैसे आपका हेयर, एपिडर्मिस, हेयर एंड नेल्स, यहां पर आपका केरेटिनाइज टिश्यू होता है। ड्राई सरफेस जैसे आपका कौन कौन सी? एपिडर्मिस, हेयर एंड नेल्स, यहां पर आपका प्रेजेंट होता है केरेटिनाइज्ड। उसके बाद जो दूसरा है नॉन केरेटिनाइज्ड, दैट इज वेट सरफेस, गीली सतह, वेट सरफेस जैसे वजाइना, ईसोफेगस, फेरिंग्स, ओरल कैविटी, यहां पर जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? दैट इज योर नॉन केरेटिनाइज्ड। बट नॉन केरेटिनाइज्ड ज्यादा नहीं पूछेगा, जो पूछा जाएगा वो केरेटिनाइज पूछा जाएगा, केरेटिन प्रोटीन ये पूछा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, जो कि मेल यूरेथ्रा एंड डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट समझिएगा, अगला टिश्यू आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार की बात करें
तो ये भी यूरेथ्रा एंड एनल म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टिश्यू पे, दैट इज योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दैट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू में सब जगह से आपको एग्जांपल सेट है, वही याद रखना, वही पूछे जाते हैं। जैसे स्क्वेमस में आता है एल्विलाई, वही आता है। ट्रांजिशनल आता है केराटिनाइजर। चार टिश्यू है पूरे एपिथेलियल में, 4 टिश्यू याद रखोगे आपका एपिथेलियम पक्का है। 4 टिश्यू याद रखने, 4 कौन से? पहला स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एल्विलाई। दूसरा आपका स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम ट्रेकिया, इज दैट, एंड केराटिनाइज तीसरा, और चौथा ट्रांजिट। बस ये 4 अगर आपको याद है तो आपका एपिथेलियम से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। एपिथेलियम से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये पक्के से याद रख लीजिएगा। अब यहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो व्हेन वन टाइप ऑफ टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू द अनदर टाइप, वो भी किसकी वजह से? स्ट्रेचिंग की वजह से। जैसे ब्लैडर फुल हो गया, ब्लैडर खाली, ब्लैडर फुल होगा तो स्ट्रेच पड़ेगा तो टिश्यू अलग, खाली तो अलग। तो जैसे आपका यहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इंटरचेंजेबल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्ट्रेच होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? जब स्ट्रेट होगा तो ये कन्वर्ट होगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तो ये जो इंटरचेंजेबल टिश्यू है क्यूबॉइडल एंड स्क्वेमस, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। समझ गए होंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम व्हेन टिश्यूज आर इंटरचेंजेबल, ब्लैडर फुल हुआ, स्ट्रेच पड़ा, क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हुआ, एम्प्टी हुआ, वापस स्क्वेमस में हो गया। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। 3 यू याद रखने हैं, 3 यू याद रखने हैं। यू फॉर यूरिनरी ब्लैडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरेथ्रा, यूरेटर। 3 बातें जो आपको याद रखनी है, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, 3U, और ये 100% आने वाले क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में पूछा ही जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां पाया जाता है? तो पूरे एपिथेलियम में से निकल के सिर्फ 4 जो बातें हैं, 4 जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टिश्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से रिपीटेटिवली क्वेश्चन बनता है। एक आपका बनेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, एक आपका बनेगा केराटिनाइज से, और एक आपका बनेगा सिंपल स्क्वेमस से, और चौथा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड से। तो गाइज ये हमारे थे एपिथेलियम, पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। और ये सिंपल सी बात करी थी हमने एपिथेलियल टिश्यू की। इसके आगे हम जो बात करेंगे दैट इज अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत बड़ा है। कनेक्टिव टिश्यू में जो मेन है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, इनकी बातें कार्टिलेज हैं, इनकी बातें हम पहले करेंगे, राइट। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया सेल डिवीजन एंड एपिथेलियल टिश्यू यहां कंप्लीट हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। आई होप गाइज ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम, ग्रेट डे अहेड।